यार तुम्हें तो पता ही है कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो इंट्रो को मारो गोली और डायरेक्ट शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि ये है कि क्या रीबूट वाले प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स के साथ जैसे ओमनिट्रिक्स या ओमनिकिक्स की आई थी, तो ठीक उसी तरह से क्या क्लासिक वाले प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स के लिए भी कोई ना कोई ओमनिकिक्स की होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्लासिक वाले प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स के लिए भी कोई ओमनिकिक्स की होगी, क्योंकि ओमनिकिक्स और ओमनिनॉट फॉर्म्स के बारे में क्रिएटर्स को बहुत बाद में जाके आइडिया आया था, ना कि सीरीज के शुरुआत में ही। और अगर ऐसा मान के भी चले कि क्लासिक वाले प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स के लिए भी कोई ओमनिकिक्स की थी, तो वो ओमनिट्रिक्स का जो पॉड था उसी के अंदर मिलती, लेकिन वो पॉड तो पहले ही एपिसोड में तबाह हो चुका था, यानी कि वो की भी वहीं पे तबाह हो गई होगी। और अगर ऐसा हुआ भी था तो एजमत दोबारा से ओमनिकिक्स की को बनाकर बेन को दे भी तो सकता था ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिससे कि यही प्रूव होता है कि ओमनिट्रिक्स की और ओमनिकिक्स फॉर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेन 10 रीबूट के पहले तक एग्जिस्ट नहीं करता था, पर हाँ इसे बाद में क्लासिक कंटिन्यूटी में जरूर इंटीग्रेट किया जा सकता है। बेन 10,000 का जो बेटा था केन, ये तो हमें पता है, मगर जब हमने पहली बार केन को देखा था तब उसके बर्थडे वाले टाइम पर जब बेन 10,000 उसे ओमनिट्रिक्स देता है तब केन के बगल में एक लड़की थी। तो क्या वो लड़की बेन 10,000 की बेटी यानी कि ग्वेंडोलिन थी? अब देखो, हम ये बात जानते हैं कि बेन के दो बच्चे हैं, एक केन और दूसरा ग्वेंडोलिन, जिसमें से केन को तो हमें कई बार दिखाया गया है, लेकिन ग्वेंडोलिन को एक बार भी नहीं दिखाया गया और इसीलिए उसकी एक भी इमेज अवेलेबल नहीं है, जिसका मतलब कि ये लड़की जो कि तुम्हें केन के बगल में यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये भी ग्वेंडोलिन नहीं है, बल्कि टॉम परकिंस की माने तो ये लड़की बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर थी, जो कि केन 10 एपिसोड के साथ साथ हमें बेन 10,000 एपिसोड में भी दिखी थी। और क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो बेन 10,000 एपिसोड के इवेंट्स केन 10 एपिसोड के 12 साल पहले हुए थे। और बेन 10 ओमनिवर्स में भी हमें ग्वेंडोलिन इसीलिए नहीं दिखाई गई क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स पे जो क्रू काम कर रहा था वो भी बेन की बेटी ग्वेंडोलिन के एग्जिस्टेंस को लेके अनअवेयर थे, वरना अगर उन्हें ग्वेंडोलिन के बारे में पता होता तो बेन की बेटी को ओमनिवर्स के अंदर जरूर दिखाया जाता। अगले वाले कमेंट में दो क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि कौन सा विलगैक्स एज अ कैरेक्टर अच्छा था, जो हमें ओमनिवर्स तक दिखा वो, या फिर रीबूट वाला। और इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें बेन 10 के किसी कैरेक्टर के ऊपर स्पिन ऑफ सीरीज मिलती तो आप कौन से कैरेक्टर को देखना पसंद करते? तो मैं पर्सनली दो कैरेक्टर्स के ऊपर एक स्पिन ऑफ सीरीज देखना चाहता। सबसे पहला तो केविन 11 और दूसरा केन 10 यानी बेन का बेटा। केविन की स्पिन ऑफ सीरीज इसलिए क्योंकि उसमें हमें केविन के ओरिजिन से लेके अभी तक की जितनी भी स्टोरी है वो केविन के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती, उसके लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं वो हमें अच्छे से दिखाए जाते। और केन की स्पिन ऑफ सीरीज इसलिए क्योंकि केन जो है वो बेन का बेटा है और बेन फ्यूचर में जाके एक काफी बड़ा और वर्ल्ड वाइड फेमस सुपर हीरो बन जाएगा। एंड ऑब्वियसली अगर तुम ऐसे किसी महान शख्स के बेटे हो तो तुम्हारे ऊपर अपने आप एक प्रेशर आ जाता है उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने का। और केन इस प्रेशर से कैसे डील करता, वो अपने डैड से किन मामलों में सिमिलर और किन मामलों में डिफरेंट होता, वो अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाता, ये सब हमें बहुत अच्छे से दिखाया जा सकता है और मैं ये देखना भी जरूर चाहूंगा। पर तुम बेन 10 के कौन से कैरेक्टर के ऊपर एक स्पिन ऑफ सीरीज देखना चाहोगे तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और बाकी पहले क्वेश्चन का आंसर दूं कि कैरेक्टर वाइज कौन सा वाला विलगैक्स अच्छा था, क्लासिक वाला या रीबूट वाला, तो ऑब्वियसली क्लासिक वाला। और क्लासिक वाले से मेरा मतलब है कि क्लासिक कंटिन्यूटी वाला, मतलब जो प्राइम टाइमलाइन में हमें दिखाया गया है वो वाला विलगैक्स। पर हाँ, मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि रीबूट वाला भी अच्छा है, मतलब रीबूट में उसे मजाकिया नहीं बनाया गया, उसे सीरियस ही रखा गया, तो वो मुझे पसंद आया और उसका डिजाइन भी अच्छा है। एनीवेज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब बेन 10 ओमनिवर्स में सारे
अल्टरनेटिव बेन आते हैं तब उसमें अल्बिडो भी होता है, तो वो क्यों इरेज हो जाता है? क्योंकि वो तो कोई बेन है ही नहीं ना, वो तो एक गैल्वन है, तो भला वो कैसे इरेज हो गया? तो देखो, अल्बिडो उन बाकी सभी अल्टरनेट बेन्स के साथ क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब की वजह से इरेज इसलिए हो गया क्योंकि उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को इस तरह से सेट किया गया था कि जिस भी टाइमलाइन में उसे एक्टिवेट किया जाएगा उसे छोड़ के बाकी जितने भी टाइमलाइंस हैं उन सभी को, उनसे जुड़ी हर एक चीज को और लोगों को मिटा दिया जाएगा। और इसीलिए नो वॉच बेन की टाइमलाइन को छोड़कर बाकी जितनी भी टाइमलाइंस और उनसे जुड़े लोग और जो चीजें थी वो सभी की सभी मिट गई, इंक्लूडिंग अल्बिडो, क्योंकि वो नो वॉच बेन की टाइमलाइन से थोड़ी बिलोंग करता है, वो तो हमारी प्राइम टाइमलाइन से था ना, इसलिए वो भी मिट गया। पर यहाँ पे मुझे इस आंसर में एक लूप होल भी दिखाई दिया, जो कि ये था कि अगर क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब किसी टाइमलाइन और उससे जुड़ी हर एक चीज को इरेज कर देता है तो फिर नो वॉच बेन को दिया गया प्राइम बेन का ओमनिट्रिक्स क्यों नहीं इरेज हुआ? मतलब वो भी तो दूसरे टाइमलाइन की ही चीज है ना, तो फिर उसे भी तो इरेज हो जाना चाहिए था। और मुझे इस चीज का कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, तो हम ऐसा ही मान के चलते हैं कि ओमनिट्रिक्स का यहाँ पर इरेज ना होना सिर्फ प्लॉट के लिए ही किया गया था। अगला सवाल, ब्रो ग्रैंडपा मैक्स की एज कितनी होगी? क्या उन्होंने 100 साल पार कर दिया? नहीं, अभी उनकी उम्र 100 साल से ऊपर नहीं हुई है, बल्कि अभी तो वो अपनी 60s में है, यानी कि उनकी उम्र अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उनकी उम्र अभी 60 से लेके 70 के बीच में है। बेन को क्वांटमिलिया भी मिस्टर स्मूदीज की तरह दिख रहे थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि बेन को मिस्टर स्मूदीज से ज्यादा और कुछ भी पसंद नहीं? तो जैसा कि तुम्हें पता है कि क्वांटमिलियाज 5th डिमेंशनल बीइंग होते हैं, जिन्हें कोई 3rd डिमेंशनल बीइंग अगर देखेगा तो उन्हें उनकी ट्रू फॉर्म नहीं दिखेगी, बल्कि उस 3 डिमेंशनल बीइंग को जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी है क्वांटमिलिया उसे उसी रूप में दिखेंगे। जैसे कि रुक को क्वांटमिलिया में अपने डैड दिखाई दे रहे थे, मेल्ट्रोएंट को क्वांटमिलिया में वो खुद ही दिखाई दे रहा था, यानी कि मेल्ट्रोएंट ही दिखाई दे रहा था, और बेन को क्वांटमिलिया में मिस्टर स्मूदीज दिखाई दे रहे थे। और इन सभी में से मेल्ट्रोएंट और रुक का तो समझ में आता है कि हाँ, रुक को अपने डैड से सबसे ज्यादा प्यार है और मेल्ट्रोएंट को खुद से ही सबसे ज्यादा प्यार है, इसलिए उन दोनों को क्वांटमिलिया में वो दोनों दिखाई दे रहे थे। लेकिन बेन को मिस्टर स्मूदीज क्यों दिखाई दे रहा था क्वांटमिलिया में? क्या बेन को सच में अपने पेरेंट्स, ग्रैंडपा मैक्स और अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा मिस्टर स्मूदीज से प्यार है? वेल, लगता तो ऐसा ही है, और क्रिएटर्स की तरफ से ये एक छोटा सा जोक भी था, जिसे एक्सप्लेन करते हुए कुछ लोगों ने रेडिट पे अपनी थ्योरीज भी सामने रखी। जैसे कि एक बंदे ने कहा कि उस दिन बेन पूरा समय इधर उधर भागते हुए और अपने दुश्मनों से लड़ते हुए फिर रहा था, और इसलिए वो काफी थका हुआ और प्यासा भी हो गया था, इसलिए वो बार बार स्मूदीज के बारे में ही सोच रहा था। और वो इसलिए भी ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे ये बात पता थी कि ये सिर्फ एक टाइम लूप है और एंड में सब कुछ ठीक हो ही जाना है, तो मैं इतनी टेंशन क्यों लूं, सब कुछ जल्दी से खत्म करके आराम से मिस्टर स्मूदीज पियेंगे। और एपिसोड के एंड में वो यही करते हैं, बैठ के आराम से स्मूदीज पी रहे होते हैं। बट स्टिल मेकर्स की तरफ से ये काफी घटिया जोक था, जिसको पहली बार में देखो तो हंसी आती है, लेकिन बाद में जब उसके बारे में तुम सोचने लगते हो तो ये उतना ही ज्यादा वियर्ड लगने लगता है। ब्रो, क्या क्लासिक सीरीज वाला केविन ही UAF वाला केविन है? अरे हाँ भाई हाँ। आप बेन 10 के किस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा हेट करते हो? अब मैं बहुत ज्यादा किसी कैरेक्टर को हेट नहीं करता, लेकिन जो कुछ कैरेक्टर्स मुझे थोड़े बहुत अननोइंग लगते हैं उनमें से अगर मैं कुछ का नाम बताऊं तो वो है व्रीडल्स। और यहाँ पे मैं सभी व्रीडल्स की बात कर रहा हूँ, फिर चाहे वो व्रीडल ब्रदर्स हो, माँ व्रीडल हो या पापा व्रीडल या जो भी हो। एक दो बार को छोड़कर मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो भी हरकतें होती हैं, जो भी बातें होती हैं, वो मुझे अननोइंग ही लगती हैं। और ये तो मैंने तुम्हें अपना बताया, लेकिन बेन 10 का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसे तुम बहुत ज्यादा हेट करते हो? ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेलगैक्स अटैक एपिसोड के बाद विलगैक्स और अल्बिडो का क्या हुआ? और इस कमेंट का सेकंड क्वेश्चन ये है कि बेन 10 ओमनिवर्स के बाद बेन, केविन, ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स और रुक का क्या हुआ? तो मेलगैक्स एपिसोड के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि विलगैक्स बहुत ज्यादा घायल होके कहीं डीप स्पेस में तैर रहा है, उसकी बॉडी पूरी पत्थर के जैसी हो चुकी है और उसी में से हमें मेलवेयर का थोड़ा हिस्सा निकलते हुए दिखाया जाता है। लेकिन क्या विलगैक्स यहाँ पर पूरी
पूरी तरह से मर चुका है या नहीं मरा है, ये अभी तक अनक्लियर है। अल्बीडो को तो अगले 30 गैल्वन सोलर साइकिल्स के लिए पूरे गैल्वन प्राइम प्लेनेट की सफाई करने की सजा मिली है, तो वो वही कर रहा है। और बाकी तो बेन 10 ओमनीवर्स के बाद बेन, ग्वेन, केविन और रुक एक स्पेस एडवेंचर पे गए होंगे, जैसा कि बेन 10 ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में बेन ने कहा था। पर उसके बाद क्या होगा ये तो बेन 10 के राइटर्स ही जाने। बेन 10 विदाउट ओमनिट्रिक्स वर्सेस केविन विदाउट पावर। मेरे हिसाब से केविन जीतेगा, क्योंकि केविन बेन के मुकाबले काफी लंबा चौड़ा है और काफी तगड़ा भी है, तो इसलिए केविन। स्वॉर्मफायर वर्सेस हीट ब्लास्ट। अब इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से ही बना रखा है, तो तुम यहाँ ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। आपका बेन 10 ऑल टाइम फेवरेट एपिसोड। अब यार एकदम से बताना कि मुझे बेन 10 का कौन सा एपिसोड सबसे ज्यादा पसंद है, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बेन 10 के एपिसोड्स हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। तो एक एपिसोड का नाम बताने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए, जहाँ पे मैं तुम्हें अपने बेन 10 के टॉप 10 फेवरेट एपिसोड्स के बारे में बताऊंगा। सो अगर तुम वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो पे 5000 लाइक्स जल्दी से जल्दी करवा दो। बेन 10 क्लासिक में रस्ट बकेट में पीछे की तरफ 2 बेड थे जिसपे बेन और ग्वेन सोते थे, तो फिर ग्रैंडपा कहाँ सोते थे? और क्या केविन लोडस्टार को एब्जॉर्ब कर सकता है? अगर हाँ तो क्या वो लोडस्टार के जैसा मैग्नेटिक हो जाएगा? तो हाँ बिल्कुल, केविन जिस भी चीज को एब्जॉर्ब करता है उसकी प्रॉपर्टीज केविन अपने अंदर ला सकता है। तो यस, अगर केविन लोडस्टार को एब्जॉर्ब करेगा तो वो भी मैग्नेटिक हो जाएगा, या फिर चाहे तो लोडस्टार के जैसा ही बन सकता है, जैसा कि वो बचपन में किया भी करता था। और पहले क्वेश्चन की बात करें कि ग्रैंडपा मैक्स रस्ट बकेट में कहां पर सोते थे, तो इस इमेज के अकॉर्डिंग उनका बेड रस्ट बकेट के दरवाजे के पास था। लेकिन अगर हम रस्ट बकेट के इंटीरियर को इस एंगल से देखें, इस इमेज में देखें, तो हम देख पाएंगे कि रस्ट बकेट के दरवाजे के पास तो कोई बेड है ही नहीं, बल्कि वहाँ पे तो एक टेबल है और बैठने के सोफे हैं, जहाँ पर हमने अक्सर बेन और ग्वेन को बैठे हुए देखा है। पर मेरे हिसाब से शायद ये सोफा कोई नॉर्मल सोफा नहीं है, बल्कि ये एक कन्वर्टेबल सोफा कम बेड होगा, जिसे दिन में तुम बैठने वाला सोफा बना लो और रात होते ही इसे बेड बना लो। बेन 10 एलियन स्वॉर्म मूवी द गुड एंड द बैड रिव्यू। प्लीज देखो यार, अगर तुम ये चाहते हो कि जैसे मैंने बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम का द गुड एंड द बैड रिव्यू किया अपनी इस वाली वीडियो में, ठीक उसी तरह से मैं बेन 10 एलियन स्वॉर्म और बाकी बेन 10 मूवीज का भी सेम इसी तरह से रिव्यू करूं, तो मेरी इस वाली वीडियो पे भी जल्दी से 5000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। और मुझे पता है कि तुम में से कई सारे लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ सामने क्लिक करके जल्दी से ये वीडियो देख लो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना।